बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। अमूमी तौर पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल इश्यूज की, और उसमें पाकिस्तान का क्या लिंक बनता है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पॉलिसी सजेशंस दी जाएं, और ज़्यादातर वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के जो एस्पायरेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके फ़ायदे में होती है। आज की जो बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है और सारे मीडिया ने उसको कवर किया है, वो इमरान खान साहब जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी सजा के हवाले से है। केस की नोयत क्या थी, केस का डिसीजन मेरिट के ऊपर कैसे इसे देखा जा सकता है, आने वाली पाकिस्तानी इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्या असरात होंगे, और फिर पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है और इसके जो इंटरेक्शन है विद नेबरिंग स्टेट्स, वो क्या होंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ शफकत मौजूद हैं। शफकत अहमद जर्नलिज्म के साथ काफी अरसे से अटैच हैं और एक रेप्यूटेबल टेलीविजन नेटवर्क्स के साथ काम करते रहे, एज अ प्रोड्यूसर भी, एज अ जर्नलिस्ट भी। तो पहले तो शफकत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच सर। अच्छा शफकत, बताइए पहले तो केस क्या था, एक्चुअली केस की नोयत क्या थी, पहले वो समझाइए, फिर हम फैसले पे आते हैं। सर देखें, केस तो आपको मालूम है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1924, इसके कानून में अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट भी इतने मुतनाज़ा तरीके से कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर इनकार किया कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए, ये बिल मैंने वापस भेज दिया था। मुझे नहीं मालूम कि इस बिल के ऊपर दस्तखत कैसे हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं भी चैलेंज नहीं हुआ, और इस बिल के ऊपर किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। इतना मुतनाज़ा बिल जिस पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ऑफिस वो इनकार कर रहा है कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किया। चलें, कानून बन गया, जैसे भी बना, मुतनाज़ा तरीके से बिल पास हुआ, और इस कानून के तहत शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का ट्रायल शुरू किया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब आप देखें, दुनिया में किसी भी मुलजिम पर, खास तौर पर जो सियासी मुकदमात होते हैं, ट्रायल के कुछ बुनियादी तकाजे होते हैं, और पाकिस्तान का आइन भी राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल का फंडामेंटल राइट देता है। लेकिन फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ाई गई। बजाय ओपन ट्रायल के इस ट्रायल को जेल के अंदर खुफिया अंदाज में चलाने की कोशिश की गई। फिर जब ये जेल ट्रायल शुरू हुआ, जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन गई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल का जो साइफर केस का ट्रायल था, जिसको बंद कमरे में खुफिया अंदाज में चलाया जा रहा था, 2 दफा इस ट्रायल को रिवर्स किया, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कि आप ट्रायल को कानूनी और आईनी तरीके से नहीं चला रहे। अब आप अंदाजा करें कि एक ऐसा ट्रायल जिसको हाई कोर्ट 2 दफा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर रही है, उस ट्रायल में, उस केस में सारी रात अदालत लगाकर कल सुबह 9 बजे ये समाअत शुरू हुई, और रात को करीबन 12:30 बजे तक ये समाअत चलती रही। और आपको हैरत होगी कि किसी भी केस में जो अक्यूज होता है, अक्यूज के जो वकला होते हैं, वकला के पास जो वाहिद हथियार होता है, जो वाहिद टूल होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जो सरकारी गवाह पेश किए गए हैं, उन सरकारी गवाहों के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करके, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके, वो अक्यूज के हक में कोई ऐसी चीज लेकर आते हैं जो उसकी फेवर में जाती है, जो उसको रिलीफ दिलवाती है, जो उसको कानूनी हक दिलवाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस में जो इमरान खान के वकला थे, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म कर दिया गया, उनसे जिरा का हक वापस ले लिया गया, और इमरान खान के वकला को इमरान खान के हक में दलाइल देने की इजाजत नहीं दी गई, और उल्टा उनके लिए सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए, स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिए गए। मेरा सवाल ये है कि असल जो केस था वो था क्या, यानी साइफर का जो केस है, आपको नहीं लगता एज पर लॉ, यानी ये जुर्म था कि आप एक सीक्रेट जो आपके डॉक्यूमेंट है, पहली बात ये, दूसरा ये कि जो उसके अंदर सीक्रेट कोड्स होते हैं, चूंकि असल मुद्दा जो मुझे समझ आता है वो कंप्रोमाइज होने का खतरा था इसके अंदर, तो उस हवाले से केस की नोयत क्या थी, क्या ये केस ठीक था उस हवाले से? सर मैं उसी तरफ आ रहा था। केस की नोयत, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत पर जब 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, तो 3 रुकनी बेंच ने, जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन से बार बार ये सवाल किया
कि आपने जो दरख्वास्त दायर की है, आप ये कहते हैं कि इस केस के अंदर सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, इस केस में कौन से ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, आप हमें बताएं कि जिस पर उम्र कैद या सजाए मौत बनती हो या 10 साल की सजा बनती हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम ये कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लहराया जलसे के अंदर, तो वो आपको लगता है कि हर ऑफिशियल को ये इजाजत है कि वो साइफर हिलाए जलसे के अंदर? सर इस हवाले से जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, वो बयान दे चुके थे कि जो जलसे के अंदर जो कागज लहराया गया वो साइफर नहीं था, या वो कागज था या साइफर की ओरिजिनल कॉपी थी, उस बारे में उनको मालूम नहीं। अब रहा सवाल ये कि साइफर की एक कॉपी इमरान खान के पास थी जो उस वक्त के वजीर आजम थे, वो उनसे गुम हुई। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी कि प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं होता कि वो अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी फाइलों को हर वक्त अपने पास उठाता फिरे। ये प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है या उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पर आती ही नहीं है। अगर साइफर की कॉपी गुम हुई है, साइफर की कॉपी गुम होने का अगर मुकदमा है, तो ये तो मैक्सिमम इसकी 2 साल सजा बनती है। तो उस पर इमरान खान ने कल जो 342 का बयान उनसे लिया गया, 342 के बयान में वो बता चुके हैं कि मेरे जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी के पास थी ये कॉपी और उनसे कहीं ये गुम हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने इस बारे में उनसे तहकीकात की सवाल जवाब किए, तो वो इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। तो ये तो कानून और रूल्स के मुताबिक जो कॉपी गुम होना है, ये तो कुछ जुर्म बनता ही नहीं। अगर ये जुर्म बनता है तो उनके जो उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं या जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है, ये तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। नहीं तो ये शफकत ये बताइएगा ना, कॉपी तो एक खान साहब के हाथ से गुम हुई ना, न कि मिलिट्री सेक्रेटरी के हाथ से। बात तो ये समझ में आ रही है कि कॉपी जो है वो तो खान साहब को मिली थी, खान साहब के पास थी, जो कॉपी वो पढ़ना चाहते थे, तो उनके हाथ से गुम हुई है ना, न कि मिलिट्री सेक्रेटरी या आजम खान जो उनके सेक्रेटरी थे उनके हाथ से गुम हुई है। सर मैं भी यही बता रहा हूँ कि जो मुकदमा था, जो प्रोसिक्यूशन ने जो एफआईआर दर्ज की, प्रोसिक्यूशन ने जो केस बनाया, उस केस में कहीं भी इल्जाम नहीं था कि साइफर की कॉपी गुम होने का मुकदमा है। असल इल्जाम यह था कि साइफर की कॉपी लहराई, साइफर का मतन पब्लिक किया, साइफर का मतन पब्लिक करने से, जलसे में साइफर लहराने से पाकिस्तान और अमेरिका के खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। अब जो साइफर की कॉपी गुम होने का मामला है, उस बारे में जो रूल्स हैं, जो कवानीन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, जिनकी ये जिम्मेदारी है, ये ऑफिशियल ड्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी ऑफिशियल खतो किताबत है, जो भी उनका रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करना प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उस वक्त के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये उनकी डोमेन में आता है। अब जो खारजा ताल्लुकात या कौमी सलामती को नुकसान पहुंचने का मामला है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि जो रिकॉर्ड हमारे सामने है, जो सारा जो एफआईआर का मामला हमारे सामने है, जो चार्जेस आपने लगाए, उससे तो कहीं भी नहीं लगता कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को, कौमी सलामती को कोई नुकसान पहुंचा हो। ये तो आप कहीं भी साबित नहीं कर सके। अब जिस अंदाज में इस ट्रायल को आगे बढ़ाया गया, ये पूरी कौम ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ ये बात ठीक है, चलें ये भी जो साइफर के जो कोड हैं उसकी एक सेंसिटिविटी अपनी जगह पे, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे साइफर कोड जो है वो कंप्रोमाइज नहीं हुए, इनफैक्ट जब तक 70% वो एक्सपोज नहीं होते। ये चले आपकी बात ठीक है, लेकिन जो फैसला आया है, जो फैसला है उससे तो देखें सजा बनती थी, सजाए मौत की बात हो रही थी या उम्र कैद की बात हो रही थी। 10 साल का मामला जो सामने आया, इससे मतलब तो ये हुआ कि खान साहब को कोई सजा देने का इरादा नहीं है, बल्कि उसको उनको अंडर प्रेशर रखने का कोई, मुझे लग रहा है कि जैसे अंडर प्रेशर रखा जाए, या फिर जज साहब की कोई सिंपैथीज थी, उन्होंने खान साहब को बचाया है। दोनों में से एक बात हो सकती है। आपकी क्या राय है? सर देखें, इस बारे में तो सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी दावा कर चुके थे कि 8 फरवरी से पहले पहले ये सजा सुना दी जाएगी। 8 फरवरी से पहले, जिस तरह कल सारी रात अदालत का ट्रायल चलाकर इसका 10 साल मकसद तो तो नहीं था। सर
नहीं देखें, 10 साल क्योंकि सजाए मौत तो उनके पास कोई इस तरह का मवाद ही नहीं था या उम्र कैद सुनाने के लिए। फिर एक और यह है कि कोई भी सजाए मौत का मुकदमा हो तो उसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए जो राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल के तकाजे हैं उनको बड़ा बारीक बीनी से देखा जाता है। उस ट्रायल को बड़े मोहतात और एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जाता है। जिस पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। देखिए इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा साहिबा, उन्होंने कल परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा खान साहब को सजाए मौत की तरफ ले जाया जा रहा है, हांका जा रहा है, केस को उस तरफ से ले लिया जा रहा है, वही मौकफ जो आप इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन न सजाए मौत हुई और न उम्र कैद हुई। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो तासुर बनाया जा रहा था पाकिस्तान में कि खान साहब को इस तरफ ले जाया जा रहा है, गालिबन वही जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो ने एक दफा लहराया था खत के, देखे जी मुझसे माफी मांगी गई है, उसके बाद कहा जाता है कि भुट्टो साहब फांसी के तख्ते तक चले गए, उसी तरह खान साहब को ले जाया जा रहा है, लेकिन वो हुआ नहीं। सर मैं इसी तरफ आ रहा था कि किसी भी मुकदमे में जब सजाए मौत या उम्र कैद हो तो उसके लिए बड़ी एहतियात के साथ बड़े जो राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं उनको मद्देनजर रख के बड़ी बारीक बीनी के साथ ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मकसद ये था कि 8 फरवरी से पहले सजा देकर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनको डिमोटिवेट करें, उनमें मायूसी फैलाएं कि आपकी कोई जगह नहीं है, आपको किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा, ताकि टर्न आउट कम हो। तो सजाए मौत अगर देते इस अंदाज में, इस भोंडे अंदाज में, या उम्र कैद इस भोंडे अंदाज में देते कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका भी राइट खत्म कर दें, डिफेंस काउंसिल भी हटा दें, डिफेंस काउंसिल की जगह स्टेट काउंसिल लगा दें, यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकालत सरकारी वकला ने की, आपको हैरानगी होगी इस पर। तो इस पर इमीडिएटली हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता। अब होगा क्या कि 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा जिस वक्त अपील में जाती है तो कम अज कम 2 साल का वक्त होता है हाई कोर्ट के पास। यानी कि हाई कोर्ट इस बारे में बाउंड नहीं है, पाबंद नहीं है कि वो इमीडिएटली इस केस की अपील को लगाए। 2 साल तक कम अज कम ये अपील नहीं लगेगी। अब 2 मकसद हासिल हुए, एक तो 8 फरवरी के हवाले से, पोलिंग के हवाले से मकसद हासिल हो गया। दूसरा ये कि कम अज कम 1.5-2 साल खान साहब को अंदर रखना है। और वैसे भी अगर सजाए मौत सुना भी देते तो सजाए मौत से वो मकसद हासिल नहीं होना था, क्योंकि इमीडिएटली कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर ये कानून है, ये रूल है कि हाई कोर्ट को इमीडिएटली इन्वॉल्व होना पड़ता। और इमीडिएटली इन्वॉल्व होने से विद इन 2-3 डेज रिट पिटीशन फाइल होती, 3-4 दिन के अंदर ये केस हाईकोर्ट में लगता और पहली पेशी के ऊपर ही हाईकोर्ट उठाकर इसको कूड़ेदान में फेंक देती। अब होगा क्या कि जिस तरह से रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, हाईकोर्ट में जिस वक्त ये केस जाएगा तो हाईकोर्ट ने इस केस के मेरिट्स बाद में देखने, मेरिट्स नहीं देखने कि खान साहब के खिलाफ चार्जेस क्या थे, खान साहब ने कोई जुर्म किया नहीं किया। हाईकोर्ट ने सबसे पहला सवाल ये देखना है कि इस केस का जो ट्रायल है वो किस अंदाज में मुकम्मल किया गया। अब चूंकि ट्रायल की पूरी इमारत जिस बुनियाद के ऊपर खड़ी है वही सारी गैर कानूनी है, तो वो इमारत मुनद्दम हो जाएगी। जिस तरह पहले 2 मरतबा हाईकोर्ट ने इस पूरे ट्रायल को कालादम करार दिया, और जिस वक्त इसकी इमारत ही मुनद्दम हो जाएगी तो ना साइफर रहेगा, ना साइफर का केस रहेगा, ना प्रोसिक्यूशन रहेगी, ना सजा रहेगी। बताइएगा, ये बड़ा अच्छा हुआ आपने मौक़िफ़ ये दे दिया। ये काइंडली बताइएगा इसका लोगों के वोटिंग बिहेवियर पे क्या असर बनेगा इस सजा का? क्योंकि एक गालिबन ये भी तासुर था ना कि खान साहब तो अब जिस तरह आपने कहा कि कम से कम 2 साल तक हाई कोर्ट के पास ये हक हासिल है कि वो अपील नहीं लगा सकते, उस केस को रजिस्टर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। तो खान साहब तो इस केस से, यानी इस इलेक्शन से खान साहब भी, शाह महमूद साहब भी दोनों बाहर हो गए। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वोटिंग बिहेवियर के ऊपर? क्या खान साहब ने, एक तो उनको बल्ले का निशान ले लिया गया, तो क्या आपको लगता है कि वोटिंग बिहेवियर में तब्दीली आएगी? और अगर वोटिंग मिलती भी है पीटीआई को, मुख्तलिफ जो सैंपल्स मिले हुए, तो वो आजाद उम्मीदवार तो आपको पता है यहाँ खरीदार होते हैं। और मैं तो सुन भी रहा हूँ कि इस्लामाबाद के राजा नवाज जो हैं वो तो पहले ही मुस्लिम लीग नून के साथ कमिट कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं इनको वोट दीजिए। तो आपको क्या लगता है? सर इससे ज्यादा सिंपथी मिलेगी, टर्नआउट ज्यादा होगा। अब जो वो वोटर जो आखिरी दिन तक अपनी राय को बचा कर रखते थे, आखिरी दिन तक, जिनको स्विंग वोटर कहा जाता है पाकिस्तान के
इलेक्टोरल प्रोसेस में 15 से 20% वोटर होते हैं जो आखिरी जो पोलिंग के 2-3 रोज होते हैं उस दिन तक वो फैसला नहीं कर पाते कि हमने किसी लोकल उम्मीदवार को देना है, हमने किसी नेशनल पार्टी को देना है, हमने किसी आज़ाद उम्मीदवार को देना है। वो सारे का सारा स्विंग वोट, सारे का सारा सिंपथी का वोट, हमदर्दी का वोट वो पीटीआई की तरफ जाएगा। अब ये इस फैसले के पीछे एक बेचैनी ये भी है, ये बात मान भी लें तब भी जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो तो आजाद होंगे, तो वो किसी भी कश्ती में सवार हो जाएंगे, और माजी में होता रहा है, हमने देखा है। सर सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप देखें एक सिनारियो आप इमेजिन करें, 8 फरवरी को वोटिंग होती है, 8 फरवरी को 9 फरवरी को रिजल्ट्स आ जाते हैं और पीएमएलएन के लिए, नवाज शरीफ के लिए जिस तरह आइन और कानून की जिस तरह पूरा सिस्टम उनके सामने सरेंडर कर चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद बीइंग अ पार्टी पीएमएलएन 50 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी 9 फरवरी के नताइज एक थोड़ा सा एक सिनारियो इमेजिन करते हैं, पीपल्स पार्टी 50-55 या मैक्सिमम 60 नशिस्तें लेती है। कोई भी पार्टी सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं बनती, सिंगल मेजोरिटी पार्टी बनती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। उस वक्त जो हुकूमत साजी का जो प्रोसेस होगा, तो वो हुकूमत साजी का प्रोसेस क्या वो आप ये समझते हैं कि वो सारा आइन और कानून के मुताबिक होगा? क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी? क्या उसकी कोई लेजिटिमेसी होगी कि 50-55 नशिस्तें लेने के बावजूद पीटीआई के जो 130, 140 या 150 या जितने भी लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं, उनको हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आइन की धज्जियां उड़ाते हुए डंडे के जोर पर हाँक कर नून लीग में शामिल करवा दिया जाए या पीपल्स पार्टी में शामिल करवा दिया जाए, और उनकी अपनी ये औकात हो कि वो पूरे पाकिस्तान में 50 नशिस्तें जीतने हैं लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार उनको दे दिया जाए, तो इसकी कोई लेजिटिमेसी, कोई इंटरनेशनली कोई इसको कबूल करेगा? चले इंटरनेशनली छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पाकिस्तान के अंदर जो एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो पोलराइजेशन है, क्या आप ये समझते हैं कि इससे पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी? तो सर मैं ये समझता हूँ कि इससे मजीद बुहरान बढ़ेगा, इससे लोगों के अंदर बेचैनी मजीद बढ़ेगी, लोगों के अंदर गुस्सा और नफरत मजीद बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि आगे भी जाके जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो सेटल डाउन नहीं होगा, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं होगा, जो कि मुल्क को इस वक्त जिसकी शदीद जरूरत है।